देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था दैट टॉपिक वाज आइडियल सॉल्यूशन। तो हमने आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी। तो एक बार हम फटाफट रिव्यू करते हैं और चलते हैं हम आगे। तो आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि डेल्टा एच मिक्स ज़ीरो होना चाहिए, डेल्टा वी मिक्स ज़ीरो होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्स ज़ीरो का मतलब है कि जो एनर्जी चेंज होगी वो सेम है, यानी सोल्यूशन की एनर्जी और सोल्यूशन से बनने से पहले की एनर्जी वो सेम है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। डेल्टा वी मिक्स ज़ीरो का मतलब है कि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया सोल्यूशन बनाने के बाद। अब इसकी एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल है बेंजीन एंड मिक्सचर ऑफ टोलुइन, क्लोरोमीथेन एंड मिक्सचर ऑफ ब्रोमोमीथेन एंड इथेनॉल, मिथेनॉल, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। तो अगर आप इनकी एग्जांपल्स देखो ध्यान से तो हमें ये समझ में आता है कि अगर मॉलिक्यूल जो है ना, जिन दो लिक्विड्स को हम मिक्स कर रहे हैं, अगर उनका फॉर्मूला सिमिलर सा है, थोड़ा बहुत चेंज है, एक आधे कार्बन का चेंज है या कोई फंक्शनल ग्रुप का चेंज है, तो वो नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, आपको यहाँ पे दिख रही है, डेल्टा एच मिक्स ज़ीरो, मतलब एनर्जी चेंज कोई नहीं होगी, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम रहेगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। अब इसको ऐसे समझ लो कि आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा वी मिक्स ज़ीरो और डेल्टा एच मिक्स ज़ीरो का क्या मतलब है। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट है 1 लीटर, दूसरे कंटेनर में सॉल्यूट है सिर्फ 1 लीटर, मतलब ए लिक्विड 1 लिक्विड 2। इन दोनों को हमने मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन जाएगा ए बी। तो हमारा मिक्स करने से पहले का वॉल्यूम 2 है, सॉल्यूशन बनने के बाद भी वॉल्यूम 2 है, तो डेल्टा वी निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 आ गया, यानी देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इसी तरह से अगर आप डेल्टा एच मिक्स निकालोगे तो डेल्टा एच होता है H2 माइनस H1, और H जो है ना वो बॉन्ड से रिलेटेड है। तो उसको ऐसे सपोज समझ लो कि ये A और A में फोर्स F1 है, B दूसरा लिक्विड B मान लो उसमें फोर्स F2 है, दोनों को मिक्स किया तो फोर्स बनी F3। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि F1, F2 और F3 इनकी फोर्स सेम थी, यानी जितनी इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी उतनी ही बन जाएगी, यानी फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी सेम है, तो डेल्टा एच भी क्या हो गया, ज़ीरो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो है। तो ये जो आइडियल सॉल्यूशन है इसका हम कुछ ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो ध्यान से तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है, तो दो तरह से मोल फ्रैक्शन है, एक जगह x1 और x2 को, तो दो मोल फ्रैक्शन को कंबाइन किया हुआ है और टोटल प्रेशर दिखाया हुआ है। तो आप इस ग्राफ को जस्ट ध्यान में रखना, ये आता नहीं है ग्राफ, बट ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपने एक सोल्यूशन बनाया बाय मिक्सिंग 2 लिक्विड, तो आपने देखा कि उसका जो डेल्टा एच है वो 0 है, तो बताओ ये कौन सा सोल्यूशन हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारा टॉपिक आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो अब इसकी डेफिनेशन क्लियर है, आइडियल होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। तो जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते ये सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, कि पॉजिटिव से ऊपर मतलब पॉजिटिव अपना आइडियल से ऊपर पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल से नीचे नेगेटिव डेविएशन। जैसे आप ये ग्राफ देखो और ये वाला ग्राफ देखो, तो आइडियल से ऊपर की तरफ ये जो ग्रीन में डॉटेड डॉटेड लाइन है ना, ये आइडियल ग्राफ है, तो आइडियल से थोड़ा ऊपर की तरफ ग्राफ चला गया। और नेगेटिव में क्या होगा, नीचे, नेगेटिव में कम हो जाना, पॉजिटिव में बढ़ जाना। तो इसको थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आप इसे बड़े आराम से समझ जाएंगे। तो लो जी, अब मैं पहले आपको समझा दूं नॉन आइडियल क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, कि अगर आइडियल से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल से कम वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव डेविएशन। जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने पॉजिटिव डेविएशन का बनाया हुआ है यहाँ पे। तो आप ये देखो, ये बीच में जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये आइडियल है, तो आइडियल से ऊपर की तरफ चला गया ग्राफ, यानी पॉजिटिव डेविएशन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है पॉजिटिव डेविएशन की, पॉजिटिव डेविएशन की डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, अगर आपको +1 वाला याद हो तो डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव एंडो अपना एक्सोथर्मिक।
तो डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव। इसकी मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दो तो हमें पॉजिटिव डेविएशन का सोल्यूशन मिलेगा। अब ये समझो कैसे। हमने ए और बी को मिक्स किया तो हमें मिला सोल्यूशन। तो अगर जो हमें सोल्यूशन मिला उसके बॉन्ड होते हैं वीक, जो नए बॉन्ड बने हैं वीक, और पुराने वाले होते हैं स्ट्रॉन्ग। तो अगर बॉन्ड वीक होंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर होंगे, तो दूर दूर होने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, हमने मिक्स कर दिया, तो मिक्स किया तो बॉन्ड वीक बने, वहाँ पे सेम स्ट्रेंथ थी, तो वीक बने तो दूर दूर हो गए, तो दूर दूर हो गए तो वॉल्यूम बढ़ गया, यानी 2.2 हो जाएगा। जैसे 1 लीटर 1 लीटर, तो 2 से ज़्यादा, तो ज़्यादा आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन। और बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, वीक बॉन्ड होता है, तो वो डेल्टा एच मिक्स भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक, यानी तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लग रही है, बनने में कम हो रही है, यानी एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई, तो एंडोथर्मिक। इसी तरह से नेगेटिव का उल्टा, डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव, मतलब वॉल्यूम कम। अब ये एग्जांपल्स देख लो, इनमें पहली दो एग्जांपल्स आप अच्छे से याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है कि आपके पास दो लिक्विड थे, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, आपने उन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जब आपने बीकर को टच किया तो आपको बीकर गर्म लगी, तो बताओ ये कौन सी डेविएशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो गर्म, डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक, बीकर गर्म हो गई, तो हम बताएंगे नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, कई बार ऐसा आ जाता है कि आपने अल्कोहल को पानी में मिक्स किया, तो बताओ आपकी क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल और पानी को मिक्स किया तो सोल्यूशन बनेगा, तो सोल्यूशन बनेगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन का सोल्यूशन बनेगा, और बीकर को टच करेंगे तो वो ठंडा होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इसकी हमने टाइप, इसकी एग्जांपल, और हमने इसका ग्राफ देख लिया। तो ग्राफ में अपवर्ड, तो अगर पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ ऊपर को जा रहा है तो नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ नीचे को जाएगा। जो ये लाइनें, ब्लू सी लाइनें ऊपर को जा रही हैं, ये नीचे को आ जाएंगी, तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि जो नए बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होने से वॉल्यूम कम हो जाता है। इस चीज़ का याद रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। तो बेटा देखो, मेरे पढ़ाने के बाद सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो जब मैं वीडियो भेजूंगा तो इससे पॉज करके आप ये थ्योरी पढ़ लेना। अभी मैं समझा देता हूँ होता क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप। सो इसके लिए एक डायग्राम बनाई है मैंने, देखो। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने ए और बी को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया। इस सोल्यूशन की खासियत है कि इस सोल्यूशन को अगर हम लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन चेक करें और इसी सोल्यूशन का हम वेपर फेज में कॉम्पोजिशन चेक करें, कॉम्पोजिशन मतलब कि ए और बी के कितने रेशियो है और वेपर फेज में कितनी रेशियो है, तो ये हमें सेम मिलेगी। तो अगर सेम मिलेगी तो इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं एजियोट्रॉप्स। तो क्या होते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स? दे आर द सॉल्यूशंस which show same composition in liquid phase and in vapor phase। तो फिर से सुन लीजिए। तो आपसे कोई पूछ ले भाई बताओ क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो हम बोलेंगे solutions which show same composition in liquid phase and in vapor phase known by the name of एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब जो हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं ये दो तरह के होते हैं। एक टाइप का नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जिसे हम पॉजिटिव डेविएशन के नाम से जानते हैं। एक है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, इसकी एग्जांपल है हमारा इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर, और परसेंटेज होगी 95%, और हमारा पानी हो गया 5%। तो अगर हम इथेनॉल 95% और पानी 5% मिक्स कर दें तो ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग जो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाए। तो दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। तो नेगेटिव डेविएशन में नाइट्रिक एसिड और वाटर को मिक्स कर दो, इसकी कॉम्पोजिशन याद कर लो, 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। तो अब इन सबको एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो से आप इसकी थ्योरी को पॉज करके पढ़ लेना। तो क्या होता है हमारा एजियोट्रॉप? दीज आर द सॉल्यूशंस
in which have same composition in liquid phase and in vapor phase. ये दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। जो हमारा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होता है ये पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है, जिसकी एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर, और इसकी परसेंटेज याद रख लेना। इसी तरह से जो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है ये नेगेटिव डेविएशन में आता है, और इसकी एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। इसकी परसेंटेज 68% नाइट्रिक एसिड हो और 32% वाटर का मिक्सचर लेके बनाएं, तो इस तरह के सोल्यूशन हमारे मैक्स मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप में आते हैं, और इनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में सेम होती है बिकॉज दे बॉयल एट सेम टेम्परेचर। तो इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। तो बेटा हमने एज़ोट्रॉप सीख लिया, इसकी हमने टाइप सीख ली। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का। इस टॉपिक का नाम है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझिए कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिकली हमारा चैप्टर सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है, तो सॉल्यूशन में ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं। तो पहले डेफिनेशन बताते हैं। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज विच depend only on number of moles of solute, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट, जो नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड ना करे, इसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी मतलब सोल्यूशन में हम उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं, जो नेचर पे डिपेंड नहीं करते। चैप्टर सोल्यूशन का है ना, तो सोल्यूशंस की बात हो रही है कि वो सोल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल्स पे, जब हम सोल्यूशन को इस तरह से देखें कि हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स देखें बाकी कुछ ना देखें, तो उसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये टोटल 4 तरह की हमारे सिलेबस में है। ये 4 टाइप हमने करनी है, उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो पहली टाइप का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, BPT इज बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का भी मतलब पता है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट का भी मतलब पता है। चौथी प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को देख रहे हैं बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नथिंग एल्स, नेचर पे नहीं। नेचर का मतलब होता है बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। तो अब इसमें जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसका क्या फॉर्मूला होता है हमें ये याद कर लेते हैं। P naught A minus PS अपॉन P naught A इज इक्वल टू XB। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल है डेल्टा TB। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सिंबल है डेल्टा TF। और ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है हमारा पाई। तो इन 4 टॉपिक्स को हमने डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद एक टॉपिक और, फिर ये सिलेबस ये चैप्टर आपका जो है खत्म हो जाएगा। बट इन 4 से ही बहुत क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। बट इन चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेड से मार्क कर देता हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एलिवेशन और डिप्रेशन पे जनरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत कम देखे इन पे आते हैं। बट आपको ज़्यादातर अगर 10 ईयर्स चेक करोगे तो रिलेटिव लोअरिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बोर्ड के पेपर में। तो अब हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, और ये इक्वेशन कैसे बना है इसकी बात करेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक आ गया, टॉपिक का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन बनाया है बाय मिक्सिंग A एंड B। अब जो हमारा ये सॉल्यूट है ये नॉन वॉलेटाइल है, याद रखना, नॉन वॉलेटाइल। अच्छा,
जो ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये सारी वैलिड होती हैं जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के केस में, कि जब हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला तो क्या हो रहा है, ये जब ही बनी है। तो जब हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला तो हम इसका अगर टोटल प्रेशर निकालेंगे, तो डेरिवेशन करवा रहा हूँ देखो, जब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे तो इट इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि पी बी की वैल्यू ज़ीरो हो गई, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब इसका वेपर बनेगा ही नहीं, तो इसका वेपर बनेगा नहीं तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसीलिए नाम पड़ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई होप अब आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है कि हमने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें सॉल्यूट, देखो सॉल्वेंट हमेशा वॉलेटाइल होता है, सोल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल था, नॉन वॉलेटाइल तो इसका प्रेशर जीरो हुआ। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं आगे, तो पी एस इज इक्वल टू पी ए, ये वाली टर्म हो गई जीरो। अब हमने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ कहता है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये कहता है ना राउल्ट्स लॉ, तो बस ये लगा दो यहाँ। तो ये बन गया पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब हमें एक चीज़ और पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से अगर एक्स ए निकाल लूँ तो ये 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन हटा देते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। अब देखो इसके बाद, अब मैं इस पी नॉट ए को इधर ले आता हूँ, तो पी एस पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लो, तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पी एस पी नॉट ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बी। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, और ये बन जाएगा हमारा एक्स बी। तो यही तो हमने डेरिवेशन हमने कर ली। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने यही बताया कि ये इसका फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो कई बुक्स में पी नॉट ए को पी नॉट 1 लिखा हुआ है, तो ए को हम 1 भी कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैसे? हमें पता है जो एक्स बी है वो किसके बराबर होता है, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये होता है। अब इसको ना जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो ये वाला एन बी है ना डिनोमिनेटर से, इसे हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो एडिशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो टू मेक कैलकुलेशन ईजी हम इसकी वैल्यू को कर देंगे नेग्लेक्ट। तो जब हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। तो ये फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा। तो अगर आप मॉडिफाई करें न्यूमेरिकल के हिसाब से तो ये फॉर्मूला डाल दें और आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इजी। इजी तो नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो इजी लगेगा। चलो आप इसे नोट कर लो। यस सी, so here we are going to do numerical related to this topic. तो अब आप देखो ये न्यूमेरिकल है जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेट करता है। तो इस न्यूमेरिकल को मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा आप इसको समझना। बोर्ड में आप ऐसे न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। बोर्ड में कैसे करना है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के फॉर्मूला लगाएंगे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, और एक्स बी किसके बराबर था, एन बी अपॉन एन ए। ये फॉर्मूला लगा है बेसिकली, अगर आप देखो ध्यान से। और इसमें अब एन किसके बराबर होता है, तो एन तो आपको पता है ना, वेट अपॉन मोलर मास। तो ये फॉर्मूला इस तरह से लगा हुआ है। तो वेट अपॉन मोलर मास इसमें भी लग जाएगा और एन ए में भी वेट अपॉन मोलर मास लग जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, मतलब पी नॉट ए दिया हुआ है आपको, तो ये पी नॉट ए है। देखो ये पी नॉट ए लिखा है ना मैंने, तो ये पी नॉट ए है। अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वेइंग 5 ग्राम, तो जो आपका सोल्यूट है मास अपॉन मोलर मास, तो ये मास अपॉन मोलर मास सोल्यूट का 5 दिया हुआ है। मोलर मास उसका हमें निकालना है, तो इसका मोलर मास दिया ही नहीं है, तो इसको और ओपन करोगे ना, तो ये और ओपन करोगे तो इस तरह से आएगा फॉर्मूला। देखो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लो तो ये आएगा वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इनटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए। तो ये जो मैंने फाइनल मॉडिफिकेशन की
ये फॉर्मूला, मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, और ये हमने निकालना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट m2, तो ये निकालना है। तो बस ये सारी वैल्यूज दी हुई है। पी नॉट देखो अंडरलाइन कर देता हूँ, ये है हमारा पी नॉट ए और ये है हमारा पी एस। बाकी हमें दिया ही हुआ है, पुट कर दो मोलर मास, ये सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बेटा सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ट्राई करेंगे तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यस बेटा, तो आज हमने रिलेटिव लोडिंग तक कवर किया। अब जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है। तो होमवर्क में जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके दो होमवर्क देने हैं मैंने, एक तो न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी कहते हैं। और अगला होमवर्क है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं डेल्टा टी एफ। ये बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थ्योरी और ग्राफ है। तो आप इसको अगर समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। मैं हिंट देता हूँ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट पहले समझ लो डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके बराबर आ जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे आप लिक्विड को बॉईल कर रहे हो तो ऊपर से एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता है, तो नीचे का लिक्विड का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर बराबर हो जाए तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब टॉपिक है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझो क्या मतलब होता है। इसको ऐसे समझो, मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट है और मेरे पास एक और कंटेनर है जिसमें सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों हैं। तो जो ये सोल्यूट है ये नॉन वॉलेटाइल है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नॉन वॉलेटाइल के लिए ही चल रहा है, नॉन वॉलेटाइल। अब आपको पता है जो वाटर है, सॉल्वेंट वाटर, अगर मैं इसे हीट करूँ तो ये 100 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा। बट अगर मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँ, NaCl डाल दूँ नॉन वॉलेटाइल, तो हो सकता है ये 110 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉईल हो। तो आप इन दोनों को कंपेयर करो, बीकर ए और बीकर बी को कंपेयर करो, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया या कम हो गया, ये बताओ। बढ़ गया या कम हो गया, बोलो। बढ़ गया। तो बढ़ने की स्टडी को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको बस यही होमवर्क दिया है मैंने कि अपनी बुक खोलो, अपनी बुक से बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, इससे रिलेटेड जो चीजें बताई हैं पढ़ो और मुझे बताना अगली क्लास में कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इसका फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है। तो फिर से देखो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। कैसे पता चलेगा बढ़ गया, वाटर लो, तो वाटर 100 डिग्री पे बॉईल करता है, वाटर के अंदर NaCl डाल दो, तो जब NaCl डाल दोगे तो उसका वेपर बनेगा ही नहीं, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप टेम्परेचर, ये मैंने ना हाइपोथेटिकल ले लिया कि लेटर से 110 हो गया तो बढ़ गया। अब आप ना इसको फ्रीज करो, वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे तो ये 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा। बट इसमें अगर हम नमक डाल देंगे तो हो सकता है -5 डिग्री पे फ्रीज हो, यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की स्टडी को क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपके ये दो होमवर्क हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ही आसान है, आप इसे पढ़ेंगे बुक से तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट के दोनों कंसेप्ट।